जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार संरचना पढ़ रहे थे, यानी बाजार व्यवस्था में बाजार की संरचना पढ़ रही थी। थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, फिर बताता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था पढ़ रहे थे। बाजार व्यवस्था में बाजार की संरचना पढ़ रहे थे। बाजार की संरचना में हमने एक पद देखा था, दीवान ए रियासत। यानी एक पद का नाम था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत यानी एक वाणिज्य विभाग था और इसका प्रधान क्या कहलाता था? सदर ए रियासत कहलाता था। इस पर नियुक्ति किसकी हुई थी? तो मलिक काबुल की नियुक्ति हुई थी। इस दीवान ए रियासत का संबंध किससे था, यानी किस बाजार से संबंध था? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है कि दीवान ए रियासत का पद का यानी दीवान ए रियासत का विभाग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध था बाजार से। अब मैंने बताया था कि बाजार 3 प्रकार का था। पहला बाजार था जिसका नाम था सहना ए मंडी। दूसरा था सराय ए अदल। और तीसरे बाजार का नाम था जहां दास दासी और मवेशियों का बाजार था। दास दासी और मवेशियों का बाजार। तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में सहनाई मंडी की पूरी डिटेल बता दी थी। सहनाई मंडी के कुल कितने अधिनियम थे, तो अधिनियम भी कितने थे? तो 8 अधिनियम थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इनके 8 अधिनियमों की चर्चा कर ली, यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने दास दासी यानी इसका भी पूरा कंप्लीट करवा दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज पढ़ेंगे हम सराय ए अदल। सराय ए अदल में कुल कितने अधिनियम थे? इसका मुख्य कौन था? इसका मुख्य का नाम था परवाना नवीस। मुख्यतः यह कपड़े का ही बाजार था। इसके कुल कितने अधिनियम थे? 5 अधिनियम थे। और आज हम पढ़ेंगे सराय ए अदल और इसके यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के प्रभाव क्या थे। आज हमारा अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था का टॉपिक है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे सराय ए अदल, यानी बाजार की संरचनाएं पढ़ रहे थे हम, ये पढ़ेंगे आज सराय ए अदल। तो हेडिंग डाले सराय ए अदल। सराय ए अदल। पहली बात तो ये सराय ए अदल है ना, ये एक न्याय का स्थान है। न्याय का स्थान तो मैंने आपको पहले ही बताया था। सराय ए अदल दिल्ली के बदायूं द्वार के नजदीक, दिल्ली के बदायूं द्वार के नजदीक कुश्क ए बाग जिसे आप हरा महल के नाम से जानते हैं, हरा महल के निकट है। यानी सराय ए अदल स्थित कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में किस द्वार के पास, किस गेट के पास में? तो बदायूं द्वार के पास में। बदायूं द्वार के पास में एक जगह है, उसका नाम है कुश्क ए बाग, जिसे हरा महल के नाम से जानते हैं, उसके पास में ये स्थित है। यह मुख्यतः जो बाजार था जिसमें कपड़े बेचे जाते थे, यानी कपड़ों का आयात और निर्यात होता था। सूखे मेवे, तेल, वनस्पति घी लिख देता हूं, जड़ी बूटी, इन सब का आयात होता था। यहां का प्रमुख कौन था, यानी यहां के हेड का नाम क्या था? तो उस हेड का नाम था परवाना नवीस। मोस्ट लगाओ भी, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि परवाना नवीस की नियुक्ति किस मंडी में होती थी? तो सराय ए अदल में होती थी। इस परवाना नवीस के 2 अधिकार क्षेत्र थे। एक का नाम है किरपास, अभी आ जाएगा समझ में, किरपास। और एक है खुज ए दिल्ली। किरपास का तात्पर्य क्या है? तो किरपास का मतलब है सूती कपड़ा।
और खुज ए दिल्ली का मतलब क्या है, तो खुज ए दिल्ली यानी दिल्ली का रेशमी कपड़ा, दिल्ली का रेशमी कपड़ा, यानी ये परवाना नवीस है ना, ये मुख्यतः किस बाजार का, हालांकि हेड इसका है, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य था ना वो कपड़े पर नियंत्रण था। ये कपड़ा है ना, कपड़ा इसके अनुमति के बिना बेचा नहीं जाता था। तो ये बात लिख सकते हैं कि परवाना नवीस यानी परवाना नवीस, इसकी अनुमति के बिना कपड़ा नहीं बेचा जाता था, इसकी अनुमति के बिना कपड़ा नहीं बेचा जाता था। और तो और मुख्यतः यह कपड़े का ही बाजार था। हालांकि और भी चीजें मिलती थी इसमें, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यतः यह बाजार किस चीज का था, तो मुख्यतः कपड़े का बाजार था। तो परवाना नवीस यानी किरपास और खुज ए दिल्ली यानी सूती कपड़ा और दिल्ली का रेशमी कपड़ा है, वो किसकी अनुमति के बिना बेचा नहीं जाता था, तो परवाना नवीस की अनुमति के बिना बेचा नहीं जाता। यहां पर व्यापार कितने से लेकर कितने तक का हो सकता था, तो 1 टंका से लेकर 10,000 टंका तक, 10,000 टंका तक सामान मिलता था। यानी आप अगर कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो कितने, मैक्सिमम, मिनिमम कितना था, मिनिमम तो 1 टंका है, और मैक्सिमम कितना है, तो 10,000 टंका तक आप सामान खरीद सकते थे। केंद्र द्वारा सब्सिडी, प्रधान व्यापारी थे यहां पर, केंद्र द्वारा सब्सिडी, प्रधान व्यापारी थे, यानी ऐसे व्यापारी जिनको केंद्र सब्सिडी दे रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने और तो और यानी सराय ए अदल, तो पहली बात सराय ए अदल यानी एक न्याय का स्थान है। कहाँ स्थान है, यह स्थित कहाँ है, तो दिल्ली के बदायूं द्वार के निकट पुष्क ए बाग नामक स्थान है, जिसे आप हरा महल के नाम से जानते हैं, उसके पास में स्थित है। कपड़े यानी यह मुख्य व्यापार यहाँ किन चीजों का मुख्य व्यापार होता, तो कपड़े हैं, सूखे मेवे हैं, इनके अलावा तेल है, वनस्पति घी है, जड़ी बूटी इत्यादि, इन सब का, मसाले है, चीनी है, इन सब का व्यापार होता था। लेकिन यहाँ का हेड का नाम क्या था, तो हेड का नाम था परवाना नवीस। परवाना नवीस के अधिकार क्षेत्र थे किरपास और खुज ए दिल्ली, यानी सूती कपड़ा और दिल्ली का रेशमी कपड़ा, इसकी अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता था। अब मैंने ये बताया कि सराय ए अदल मुख्यतः किस चीज का, यानी परवाना नवीस का अधिकार क्षेत्र मुख्यतः अगर क्या पूछा जाए तो कपड़ा था, या तो इस मंडी का भी पूछे ना, तो इस मंडी का भी मुख्यतः जो कार्य था ना वो कपड़े को लेकर था। यहाँ पर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना था, यानी यहाँ पर मैक्सिमम कितने का आप सामान ले सकते थे, तो मिनिमम 1 से लेकर 10,000 टंका तक का आप सामान खरीद सकते थे। यहाँ पर केंद्र द्वारा सब्सिडी प्रधान व्यापारी थे। और तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, तो वो भी देख लेते हैं। एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तानी व्यापारियों को, अब आप सभी जानते हैं मुल्तान का रेशमी कपड़ा बहुत प्रसिद्ध है, मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टंका देकर, 20 लाख टंका अग्रिम देकर, यानी पहले ही दे दिया था, टंका अग्रिम राशि देकर ताकि वो मुल्तानी कपड़ा लाकर यहां बेचे। राशि दी ताकि वो मुल्तानी कपड़ा यहां लाकर बेचे भी। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, मोस्ट लगाओ भी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया था, तो मुल्तान के व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया था। और कितने का प्रोत्साहन, तो 20 लाख टंका अग्रिम धनराशि दी जाती है उनको, इस बात के लिए दी जाती है ताकि आप मुल्तानी कपड़ा है ना, मुल्तानी रेशमी कपड़ा वो यहां लाएं और बेचे। और तो इसने मुल्तानी व्यापारियों को प्रोत्साहन हेतु मुल्तानी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, मुल्तानी अधिकारियों की नियुक्ति की। इनके अलावा खरीदने व बेचने वाले की
यानी अगर यहां कोई सामान बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो उसकी रसीद अनिवार्य थी। खरीदने व बेचने वाले, यानी आप चाहे खरीद रहे हैं चाहे आप बेच रहे हैं, आपके पास में रसीद अनिवार्य है। वाले की प्राप्ति रसीद अनिवार्य थी, प्राप्ति रसीद अनिवार्य है। कपड़े पहले, यानी इससे पहले कपड़े पहले अमीर मलिक संपन्न सैनिकों को बेचे जाते हैं। कपड़े पहले अमीर सैनिक और संपन्न व्यक्तियों को बेचे जाते हैं, व्यक्तियों को बेचे जाते हैं। तो ये थे सराय एदल का, यानी सराय एदल में अगर कभी 50 शब्दों में लिखने आए यूपीएससी मेंस में तो आप लिख सकते हैं। आपके पास में पूरा आइडिया होना चाहिए कि सराय एदल में मुख्य तो होता क्या था। तो सराय एदल यानी न्याय का विभाग था। इसका हेड कौन था? तो हेड परवाना नवीस था। यह मुख्यतः कपड़े का बाजार था। यहाँ मुल्तानी व्यापारियों को प्रोत्साहन हेतु अलाउद्दीन खिलजी 20 लाख टंका देता है और तो मुल्तानी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है। यहाँ पर कपड़ा पहले कौन खरीद सकता था? तो यहाँ सबसे पहले जैसे अमीर है, सैनिक है और कोई संपन्न व्यक्ति है तो वो सबसे पहले कपड़ा खरीद सकते थे। तो ये था पूरा सराय अदल। अब पढ़ते हैं इसके 5 अधिनियम थे, उनमें क्या है, यानी 5 अधिनियम जो अलाउद्दीन खिलजी लागू करता है वो क्या है। तो सराय अदल के कुल अधिनियम कितने थे? तो आप ध्यान रखेंगे कुल अधिनियम कितने हैं? 5 अधिनियम थे। अब वो 5 अधिनियम क्या क्या थे वो पढ़ लेते हैं। तो पहला अधिनियम ये कहता है कि सराय अदल की स्थापना होगी। सराय ए अदल की स्थापना, अदल की स्थापना। तो पहले अधिनियम में क्या लिखा हुआ है? तो पहले अधिनियम में ये लिखा कि सराय अदल की स्थापना, यानी स्थापना किस प्रकार की जाएगी, तो ये पहले अधिनियम में चर्चा है। दूसरे अधिनियम में लिखा है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की किस्मों के अनुसार मूल्य का निर्धारण, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की किस्मों के अनुसार कीमत का निर्धारण। तो सीधी सी बात है, जो उच्च वैरायटी की किस्म थी उसका मूल्य भी उच्च हो रहा है, जो निम्न वैरायटी की किस्म है उसका मूल्य भी निम्न था भी। तीसरे में दीवान ए रियासत का पंजीकरण अनिवार्य था भी, यानी आप सराय अदल में अगर कोई मंडी में अगर दुकान खोल रहे हैं तो दीवान ए रियासत में तो आप पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो दीवान ए रियासत में पंजीकृत करवाना, दीवान ए रियासत में पंजीकरण अनिवार्य है। यानी आपकी दुकान है आपकी मंडी में तो उसके लिए आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। चौथा अधिनियम ये कहता है कि मुल्तानी कपड़े के व्यापारियों को 20 लाख टंका अग्रिम धनराशि दी जाएगी। मुल्तानी कपड़े के व्यापारियों को 20 लाख टंका अग्रिम धनराशि दी जाएगी, धनराशि दी जाएगी, क्योंकि मुल्तानी कपड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, परवाना निवेश की नियुक्ति एवं उसका अधिकार क्षेत्र। लास्ट अधिनियम है परवाना नवीस की नियुक्ति और उसके अधिकार। एक लाइन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंतिम अधिनियम कौन सा था, तो अंतिम अधिनियम यही था। अंतिम अधिनियम आपसे पूछे पहला अधिनियम कौन सा था, तो पहला अधिनियम सबसे कठोर था, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। लेकिन अंतिम अधिनियम पूछे तो अंतिम अधिनियम क्या किसकी नियुक्ति के उल्लेख करता है, तो अंतिम अधिनियम किसकी नियुक्ति का उल्लेख कर रहा है, परवाना नवीस की नियुक्ति का उल्लेख कर रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये थे सराय अदल के 5 अधिनियम। पहले अधिनियम में क्या लिखा हुआ है, तो सराय अदल की स्थापना होगी। दूसरे में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उसकी किस्म को देखकर, यानी उस वस्तुओं की कौन सी किस्म है, अगर अच्छी क्वालिटी की किस्म है तो उसका कीमत भी अच्छी होगी।
तीसरे में ये लिखा है कि दीवान ए रियासत में आपका पंजीकरण करवाना बहुत अनिवार्य है। चौथे में ये लिखा है कि मुल्तानी कपड़े के जो व्यापारी हैं उनको 20 लाख टका अग्रिम धनराशि दी जाएगी, यानी मुल्तानी व्यापारियों को प्रोत्साहन दे रहा है अलाउद्दीन खिलजी। लास्ट अधिनियम है परवाना नवीस की नियुक्ति एवं अधिकार, तो यह अंतिम अधिनियम है। तो ये था पूरा यानी बाजार की संरचना। अब हम पढ़ते हैं बाजार का प्रभाव। हेडिंग डालें भी, यानी इस बाजार का प्रभाव क्या पड़ा। इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। तो पहली लाइन में आप लिख सकते हैं कि कीमतों का निर्धारण हुआ था ना, कीमतों का निर्धारण वो कम किया गया था, यानी कोई वस्तु है उसकी कीमत है तो वो कम रखी गई थी। क्यों रखी गई थी? ताकि उपभोक्ता वर्ग को लाभ मिल सके, उपभोक्ता वर्ग को लाभ मिल सके। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जैसे ही 1316 में मृत्यु होगी तो 1316 के बाद में ये बाजार व्यवस्था पूरी की पूरी ढह जाएगी। अब इसके ढहने का प्रमुख कारण क्या था? वो है यानी ये व्यवस्था सब प्रेरित नहीं थी, सब प्रेरित लाभ की व्यवस्था नहीं, यह दबाव प्रेरित थी। सब प्रेरित लाभ की व्यवस्था नहीं, दबाव की व्यवस्था थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दबाव में लाकर सभी को, यानी अगर किसी वस्तु का अगर कीमत कम कर की जा रही है तो आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एक्स नाम का किसान है, इसके पास में कोई फसल हो रही है और वास्तव में इसका मूल्य कितना है? 10 रुपए है, लेकिन इसे दबाव में लाकर कितने में खरीदा जा रहा है? तो 5 रुपए में। तो ये क्या इसके मरने के बाद में तो ये व्यवस्था स्वयं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये दबाव प्रेरित है। कोई भी किसान अपना नुकसान नहीं चाहेगा। तो ये यानी यह व्यवस्था है सब प्रेरित लाभ की व्यवस्था नहीं थी, यानी इसमें ऑटोमेटिक लाभ नहीं मिलता था, यह एक दबाव की व्यवस्था थी, जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी के पतन के बाद में, यानी खिलजी की मृत्यु के बाद में यह व्यवस्था डगमगा जाती है और अलाउद्दीन खिलजी की इस व्यवस्था का स्वरूप आगे बहुत कम देखने को मिलता है। लास्ट लाइन और सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के लिख लेना, आप नोट डाउन करना भी। अलाउद्दीन खिलजी की यानी AK की बाजार व्यवस्था बर अबर सिद्धांत पर आधारित थी, सिद्धांत पर आधारित। अब ये बर अबर सिद्धांत क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उत्पादन और लागत सिद्धांत कहते हैं। यानी आप उत्पादन कितना कर रहे हैं और लागत वास्तव में कितनी है, इस सिद्धांत पर यह व्यवस्था आधारित। तो ये थी पूरी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। यानी अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था, वह कभी नहीं चाहता था, उस पे ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सका, वह चाहे मौलवी हो, काजी हो, उलेमा हो, उसने स्वयं जो उसको अच्छा लगा वो कार्य करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसकी स्थापत्य में। इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट था यूपीएससी मेंस की दृष्टिकोण से, तो मैंने बता दिया। लेकिन हम सभी पहलुओं को छूते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई पहलू मैं छोड़ दूंगा। तो आप वीडियो पूरा अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।